चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 23 जून 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका कीमती समय व्यर्थ करते हुए जानते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। एनटीए विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ये 7 अधिकारी तय करेंगे एनटीए कितना साफ। शिक्षा मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल कमेटी। देखिए दोस्तों, नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षार्थियों का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर बीओजी अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना व कार्य प्रणाली पर सिफारिशें करेगी। वहीं दोस्तों, एनटीए मामले में बनाई गई हाई लेवल कमेटी में कौन कौन से अधिकारी शामिल किए गए उनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर के राधाकृष्णन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है। प्रोफेसर बीजे राव, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति है। इसके अलावा प्रोफेसर राममूर्ति को शामिल किया गया है, जो प्रोफेसर एमिरेट्स सिविल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी मद्रास से है। पंकज बंसल, जो सह संस्थापक पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य है, कर्मयोगी भारत के हैं। वहीं प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स आईआईटी दिल्ली से संबंधित है। गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय से है। इन 7 को एनटीए मामले में बनाई गई हाई लेवल कमेटी में शामिल किया गया है। बजट 2024 को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। टैक्स छूट से लेकर पीएम किसान योजना तक बजट में हो सकते हैं दोस्तों ये बड़े ऐलान। देखिए दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 में टैक्स छूट को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार के बजट में टैक्स छूट मिल सकती है। इस कदम से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। अभी ये लोग 50 से 20% की टैक्स रेट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र एक नए टैक्स ब्रैकेट पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इस पर विस्तार से चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बजट पेश होने के दौरान किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि इन टैक्स चेंजेस से संभावित राजस्व घाटे के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के टारगेट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध भी है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार किया जा सकता है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर एसबीआई को लेकर आ रही है। एसबीआई ने सरकार को दिया रिकॉर्ड 6,959 करोड़ रुपए का डिविडेंड। इस बैंक से भी मिला पैसा। देखिए दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि एसबीआई ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड का भुगतान किया है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6,959.29 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी है। ये डिविडेंड वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी डिविडेंड का भुगतान किया है। वहीं दोस्तों, एसबीआई ने तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए 13.70 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023 में भारतीय स्टेट बैंक ने 11.30 प्रति शेयर के डिविडेंड का भुगतान किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 10 अहम समझौते। पड़ोसी देश के लोगों को मिलेगी मेडिकल ई वीजा की सुविधा। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने बीते दिन यानी शनिवार को समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था, जिसे कि ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है, उसके संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के दौरान समझौते को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और हरित साझेदारी को लेकर एक समझौता भी शामिल है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उच्चायोग खोलेगी यानी कि एम्बेसी। दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मैरीटाइम सहयोग, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में आपसी सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन
प्रबंधन और मत्स्य पालन संबंधी समझौते शामिल है। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन हुआ जारी। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने आधी रात से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल तक की सजा होगी। इसे 10 लाख के जुर्माने के साथ 5 साल तक सजा को बढ़ाया भी जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। आमजन के लिए दोस्तों एक बड़े काम की खबर है। बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट स्कैम। कैसे बचे, कैसे पहचाने फर्जी मैसेज। स्कैम में शामिल 30,000 मोबाइल होंगे बंद। देखिए दोस्तों, आमतौर पर तो बिजली बोर्ड या बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनी और कस्टमर्स को उनकी मासिक बिजली बिल राशि और देय तिथि के बारे में एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद कस्टमर अपना बिल जमा कर सकते हैं। आज के दौर में बिजली के बिल को जमा करना इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं। ये प्रोसेस बेहद आसान है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को लेकर स्कैम की खबरें सामने आई। इस स्कैम में टेक्स्ट, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आता है। इसमें बिजली विभाग से होने का दावा करके साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हाल ही में दोस्तों एक नया मामला महाराष्ट्र के ठाणे से आया था, जहां एक महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि 19 मार्च को उसे एक व्यक्ति का फोन आया जिसने उसकी बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम से होने का दावा किया। फोन करने वाले ने महिला से कहा कि उसके बिजली के बिल की कुछ राशि बकाया। इसके बाद महिला की मदद करने के बहाने व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही महिला के बैंक खाते से 4,95,000 रुपए निकाल लिए गए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो आपको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी इस इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैसेज का क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अगर आपको मैसेज आता है तो उसको एक बार जरूर चेक करें कि ये मैसेज असली या नकली, क्योंकि नकली मैसेज भी असली के तरीके से ही दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नकली मैसेज और असली मैसेज अब एक जैसा है तो उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। इसे पहचानने के लिए दोस्तों आपको एकदम सिंपल काम करना होगा। आप शब्द और व्याकरण की गलतियां पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नकली मैसेज में बहुत सारी शब्दों और व्याकरण की गलतियां होती है जो आपको असली मैसेज में नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप बिल पर छूट देने वाले लिंक पर भी क्लिक न करें। अगर आपको कोई ऐसा लिंक आता है तो उस पर बिल्कुल भी न क्लिक करें। शक होने पर तुरंत अपनी बिजली कंपनी से संपर्क करें। कोई भी पर्सनल जानकारी न शेयर करें। संदिग्ध एक्टिविटी होने पर साइबर क्राइम टीम को भी रिपोर्ट करें। अगर दोस्तों आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप इस स्कैम से बच सकते हैं। मक्का में हज करने गए 98 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय बोला बीमारी और अधिक उम्र की वजह से गई है जान। पिछले साल 187 की जान गई थी। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का में इस साल हज करने गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी लोगों की मौत का कारण बीमारी और ज्यादा उम्र को बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हर साल काफी संख्या में भारतीय लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इस साल भी 1,75,000 लोग हज करने के लिए सऊदी अरब गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पिछले साल 187 भारतीय नागरिकों की हज यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मक्का में हमारा हज मिशन काम कर रहा है। यात्रियों को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। इस प्रकार के हादसे पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि मक्का में बहुत गर्मी पड़ रही है, वहां लोग हीट वेव के भी शिकार हो रहे हैं। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जानिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेकर पूजा तक हर छोटी और बड़ी जानकारी। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस साल की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होगी। 19 जून को बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। अब अमरनाथ की प्रथम पूजा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में राजभवन से वर्चुअली भी शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी जो 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अप्रैल से चालू हो चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसी का ही रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना होगा। यहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब jksasb.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर दिए गए लिंक रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। क्लिक करने पर नाम, फोन
टेलीफोन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें। उसके बाद अपना वैध फोटो, आईडी प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालें। आवेदन की फीस ऑनलाइन ट्रांसफर करके जमा करें और यात्रा के लिए परमिट डाउनलोड करें। आपको बता दें दोस्तों, अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन की फीस प्रति व्यक्ति 150 से लेकर 250 रुपए है। घर बैठे मरीज को मिलेगा ओपीडी टोकन, मिनटों में बनेगा कार्ड। दिल्ली का ये बड़ा अस्पताल लाया ऐप। देखिए दोस्तों, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान लगातार मरीजों की सुविधा के लिए बड़े कदम उठा रहा है। ओपीडी में रोजाना बढ़ रही भीड़ और चिकित्सीय परीक्षण में से पहले ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए घंटों लगने वाली लाइन से छुटकारा दिलाने के लिए अस्पताल ने ऑनलाइन ऐप की सुविधा लॉन्च कर दिया है। अब मरीज घर बैठे ओपीडी का टोकन ले सकेंगे और अस्पताल आकर मिनटों में कार्ड बनवा सकेंगे। आयुष मंत्रालय के सरिता विहार स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अलग अलग 42 ओपीडी में स्वास्थ्य लाभ के लिए रोजाना करीब 2500 रोगी दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें टोकन लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी परेशानी को हल करने के लिए अब अस्पताल ने अपना ऐप रूज लॉन्च कर दिया है। इससे एम्स सहित दिल्ली के अन्य अस्पतालों की तरह ही मरीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे। महाराष्ट्र में आरक्षण पर बवाल के बीच असाउद्दीन ओवैसी ने कर दी बड़ी मांग। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड जिले के केज, लातूर और अहमदनगर से अहमदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओबीसी समाज के लोगों के सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने पर असाउद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये लोग ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर असाउद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। हैदराबाद के सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के आरक्षण को मुसलमानों से खतरा है। ओबीसी और मराठा समाज के बीच आरक्षण को लेकर आस्थना बन चुका है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक पिछड़ों और अति पिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़वाया जा रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। आने वाले संसद स्तर में 400 पार सरकार को संशोधन लाकर 50% सीमा को खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।